नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल सी उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस का चौथा मॉडल पेपर हल करेंगे। इसके पहले 3 मॉडल पेपर हल कराए जा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में आप ग्रामीण विकास और सामान्य हिंदी का भी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च करके वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी पे यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल सी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी को आप कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके, और आप जो अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करके आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको उसी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे और आप सब्सक्रिप्शन लेकर जो है आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज देख सकते हैं। आपका काम्बो ऑफर अभी चल रहा है अनअकैडमी पे, और अभी यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपीपीएससी कॉम्बैट जो कि आपका 27 मार्च को, जिसमें आपको 70 क्वेश्चन हल करने होंगे 60 मिनट में। इसमें फर्स्ट से लेकर के जो है 50 रैंक तक के लिए जो भी कैंडिडेट होंगे उनको जो है स्पेशल जो है प्राइस यानी कि आपका उपहार भी इसमें दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका आपको डिटेल दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर आपका यूपीपीएससी आर मेंस एग्जाम की प्रैक्टिस जो टेस्ट भी अनअकैडमी पे आपको मिल जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं, यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल है। फिर आपका विजय भव यूपीपीएससी पीसीएस मेंस बैचेज 2021 जो हैं आप देख सकते हैं, आप इनरोल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया गया है। और लक्ष्य यूपीपीएससी 2023, जिसमें आपको 1 साल में प्रीलिम्स और मेंस की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। आप देख सकते हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है आपके पूरे सिलेबस को जो है कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद है यूपी ट्रिपल सी लेखपाल एग्जाम और वीडियो एग्जाम के लिए भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप से। और कांस्टेबल एग्जाम के लिए भी आप यूपी पुलिस के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे अभी ऑफर चल रहा है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 मंथ का 1500 रुपये है, 6 मंथ का 2700 रुपये और 12 मंथ यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3300 रुपये में जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी यूपी पुलिस की। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जो है देख सकते हैं, पूरा लिंक दे दिया गया, डिटेल आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो आप यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे तो हमारा रेफरल कोड आप यूज़ कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको वहाँ पे एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो ये सब्सक्रिप्शन लेते समय रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है सामान्य ज्ञान का, भारतीय मानक समय यानी कि आईएसटी निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा, इलाहाबाद नैनी के पास से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो कि 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर कहा जाता है, ये वर्तमान जो है प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है। ये रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। ये 5 राज्य से होकर के गुजरती है आईएसटी रेखा। याद रखिएगा, यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के यह गुजरती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, इलाहाबाद, जो कि वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया, प्रयागराज के नैनी से। अगला क्वेश्चन है आपका पंचगव्य। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन तुलसी जो दिया गया है। पंचगव्य में गाय के दूध, दही, घी, मूत्र एवं गोबर शामिल किया जाता है, इसमें तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा में चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, और इससे पूर्व संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थाई अध्यक्ष किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाए तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, लेकिन अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाए तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी कि पायनियर किसको कहा जाता है।
तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ए ऑप्शन सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी कि पायनियर डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। जब 1991 में भारत का उदारीकरण हुआ तब उस समय भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। सी ऑप्शन सही होगा। शक्ति के मात्रक को हम वाट कहते हैं और शक्ति का मात्रक जो होता है वह जूल पर सेकेंड होता है और एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भूपेंद्र पटेल को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए हैं भूपेंद्र पटेल। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। इसने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद, तो ये भी क्वेश्चन पूछे, तहकीक-ए-हिंद की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो अल-बरूनी ने इसकी रचना की है, तहकीक-ए-हिंद की। सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, सेवाओं का निर्यात। अदृश्य निर्यात का अर्थ अर्थव्यवस्था में सेवाओं का निर्यात होता है। बीमा हो गया, पर्यटन और व्यापार सेवाओं के व्यापार में ही जो है ये शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन का यह उदाहरण है। जल में चीनी का घुलना एक जो है भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है और भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मूर्ति देवी पुरस्कार। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का ये मौलिक अधिकार है? तो संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार जो है यहाँ पे देखा जाए तो मुख्य न्यायाधीश वी.एन. खरे की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत झंडा फहराने का हर नागरिक का जो है मौलिक अधिकार है। तो यह अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, 3 मार्च 2021 को किस भारतीय महिला मुक्केबाज को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का चैंपियंस एंड वेटरस समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह एम.सी. मैरी कॉम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व चैंपियन मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। सी ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड हार्डिंग। 4 फरवरी 1919 को वसंत पंचमी के दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2021 के मध्य चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 वर्चुअली यानी कि आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है केरल में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया गया है डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। देखा जाए तो वर्ष 1945 में डॉक्टर जे.डब्ल्यू. माचली और जे. प्रेस्पर इकर्ट के द्वारा विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम था इनायक ENIAC का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन में आपका कोई नहीं दिया गया, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का पूछा गया आविष्कार किसने किया था? तो जे.डब्ल्यू. माचली और जे. प्रेस्पर इकर्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो वह कौशाम्बी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
तो है अरावली पर्वत श्रृंखला। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार देखा जाए तो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक जो है इसका विस्तार है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 124 में यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद जो है राष्ट्रपति जो है मुहरयुक्त वारंट द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित किया गया था अंग्रेजों द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था और इसी कारखाने से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अजमेर, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा के सहयोगी फैक्ट्रियां भी अंग्रेजों द्वारा स्थापित कर ली गई थीं। अगला प्रश्न है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से हैं? तो वो कहलाते हैं सहजीवी। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम सहजीविता का जीवन यापन करते हैं। तो सहजीवी सही होगा यहाँ। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दिन रात जिस कारण होते हैं वह किसके कारण होता है? तो वह होता है भू परिभ्रमण के कारण। बी ऑप्शन सही होगा। भू परिभ्रमण के कारण देखा जाए पृथ्वी पर दिन रात होते हैं और अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन क्या कहलाता है? तो वही भू परिभ्रमण कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज। तो यहाँ पे जो सही होगा सी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारत सेवक समाज की स्थापना विभिन्न सामाजिक समूह के भारतीयों को समाज सेवा एवं सुधार के लिए प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2021 में किस देश ने विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य के निर्माण की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा किया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो वह अग्नाशय। सी ऑप्शन सही होगा। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका आज के सामान्य ज्ञान का चौथा प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में ग्रामीण विकास और सामान्य हिंदी का भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।